So let us continue with our class. तो see, we have different types of economic structure. ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में हर कंट्री का अपना अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था. इसका मतलब सिंपली हाउ द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन एन इकोनॉमी. नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू इन डेप्थ, इतना डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, बट दो चीज आप लोग को जाननी है. जैसे मार्केट इकोनॉमी, ये एक तरह का इकोनॉमी है. मार्केट इकोनॉमी, ये चीज आप लोग को जानना है क्योंकि बहुत बार ये टर्म यूज होता है, मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी नॉर्मली जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं या जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे मार्केट इकोनॉमी ही चलती है. मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पर जो एलोकेशन है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट ऑल डिपेंड्स upon the demand and supply. So all the allocation of resources decisions are based on the market forces. Now market forces का मतलब क्या होता है, मार्केट फोर्सेस सीधी सी बात है डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है. तो ये बिल्कुल फ्री है, फ्री मार्केट है, ये अपने आप अपना पोजीशन ले लेता है. यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म काम करती है. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनोलॉजी आप लोग को यूज करना चाहिए. यहाँ पर क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, फ्री मार्केट है. फ्री मार्केट है मतलब कंज्यूमर्स की अपनी प्रेफरेंसेस है, कंज्यूमर्स हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस एंड दे प्रेफर फ्यू गुड्स टू अदर एट वेरियस प्राइसेस. ठीक है, और सप्लायर्स फिर अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं, सप्लायर्स की अपनी प्रेफरेंसेस हैं. अभी प्रेफरेंसेस किस चीज की हैं, प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग दी डिफरेंट डिमांड और सप्लाई क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस. मैं इसको दिखा देती हूँ आप लोग को, ये कैसा होता है, ये काम कैसे करता है. देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो डिमांड का होता है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. दिस इज अवर प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी. ठीक है, मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ, डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों लिख रही हूँ क्योंकि एक ही कर्व में दिखाऊंगी ना. क्या होता है, आप ये चीज समझो कि ये प्राइस है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड. देखो सपोज ये 10 है, ये प्राइस एकदम कम है इधर, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांड 100 है. ठीक है, अब ये प्राइस बढ़ी, सपोज ये हो गया 12 रुपीज. 12 रुपीज में देखो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो आ गई सपोज में भी 80, और आगे प्राइस बढ़ी 15 रुपए हो गया. तो यहाँ पर आप देखो क्वांटिटी डिमांड और घट गई, 50 आ गया. तो इट्स क्लियरली इंडिकेटिव कि डाउनवर्ड जो डिमांड कर्व है, दिस इज अवर डिमांड कर्व QD. तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये डिफरेंट प्राइसेस में, देखो डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड है ना, ये टच कर रहा है ये पॉइंट. दिस आर द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. मतलब ये प्राइस में, ये जो 15 है, 15 रुपीज प्राइस में 50 क्वांटिटी इज डिमांडेड. 12 रुपीज प्राइस में 80 इज डिमांडेड. इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व बन रहा है. ऑन दी अदर हैंड हमारा जो सप्लाई कर्व है वो इस तरीके का है, क्वांटिटी सप्लाई. तो क्या होता है, बिल्कुल सप्लाई जो होता है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस. सप्लायर क्या चाहेंगे कि जैसे जैसे दाम बढ़े, जैसे वो 10 रुपए में अगर इतना सप्लाई करना चाह रहा था 50, तो 12 रुपए होगा तो वो और ऊपर 80 सप्लाई करना चाहेगा, और ऊपर जाएगा तो और ऊपर. इसका मतलब डिमांड और सप्लाई का कर्व बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. हम एज अ कंज्यूमर चाहेंगे जितना दाम घटेगा उतना ज्यादा खरीदेंगे, और जो डिमांड कर रहा है, ये जो सप्लाई दे रहा है वो क्या चाहेगा, जितना दाम बढ़े हम उतना ज्यादा सप्लाई देंगे. उल्टा है ना. डिमांड का क्या है, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू प्राइस, वेयर इज सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, एकदम ऑपोजिट है. तो अब ये देखो, अच्छा डिमांड कर्व सप्लाई कर्व समझ में आया, क्लियर? डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इज क्लियर? ये सप्लाई कर्व थोड़ा और एक बार बोलेंगे प्लीज? बता दे रही हूँ. यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो डिमांड कर्व का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एज अ कंज्यूमर आई विल डिमांड. मैं एक कंज्यूमर हूँ भाई, मैं तो ऐसे ही सोचूंगी कि जितना दाम घटेगा मैं उतना ज्यादा खरीदूंगी, जितना दाम बढ़ेगा मैं उतना कम खरीदूंगी. बट एज अ सप्लायर जब सामान बेचने जा रही हूँ तो मेरी उल्टी सोच रहेगी ना कि भाई जितना दाम बढ़े, जितना प्राइस बढ़ते जाएगा मैं सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ाते जाऊंगी. देखो एट प्राइस 10 में कितना सप्लाई दे रही हूँ मैं, 50. 12 जब हो रहा है तो इट्स समवेयर अराउंड, इस कर्व के हिसाब से समवेयर अराउंड 70 में सप्लाई देने के लिए रेडी हूँ. ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन अ ग्राफ, तो थोड़ा सा इधर उधर है. अब जब 15 रुपए दाम हो रहा है तो मैं और ज्यादा सप्लाई देने की इच्छा रखूंगी भाई. जब 90
80 है तो 90 हो सकता है, ऐसे मैं सप्लाई दूंगी। अल्टीमेटली देखो ये जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है मेरी सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। उल्टा हो रहा है ना, डिमांड जैसे नीचे की तरफ आ रहा था सप्लाई ऊपर की तरफ जाएगा। सप्लायर वुड लाइक टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड दैट इज व्हाई दे वुड लाइक टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। आप क्या सोचोगे, जितना दाम ज्यादा बढ़े उतना ज्यादा सप्लाई करेंगे, ऐसा ही सोचोगे तो क्या? राइट राइट। सेलर जो है वो दाम को खींचने की कोशिश करेगा कि भाई ज्यादा दाम मिले उसको। बायर जो है वो दाम सोचेगा कम हो, जितना कम दाम होगा उतना मुझे ये मतलब ये रहेगा, कम कम मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह का। बट ये जो बायर और सप्लायर ये दोनों की जो फोर्स है, कहीं ना कहीं तो दोनों मैच करेंगे, करेक्ट करेक्ट। कहीं ना कहीं तो दोनों मैच करेंगे। सो दिस बिकम्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये प्राइस जो है ट्रांजैक्शन पॉइंट हो जाता है। मतलब यहीं पर वेयर योर इक्विलिब्रियम, जहां पर इक्विलिब्रियम बनता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड QD इज इक्वल्स टू QS एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांजैक्शन पॉइंट। यहां पर ही ट्रांजैक्शन होगा मैक्सिमम। आपका इक्विलिब्रियम बन गया। ये देखो ये जो है ना, ये लेवल, सपोज ये लेवल है, इस लेवल में सप्लाई भी हो रही है, लोग डिमांड भी कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर देखो यहाँ होता क्या है, मैं एक बार समझाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। मार्केट इकोनॉमी वाला पॉइंट समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मार्केट इकोनॉमी जो है, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था एंड इकोनॉमिक सिस्टम वेयर दी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हैं, क्या होता है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, क्या होता है या अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। सपोज इंडिया में हमारे यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं कि रिसोर्सेज को ऐसे लगाना है वैसे लगाना है, कुछ पैसे मे बी यूज करना है फॉर क्या बोलते हैं माइनॉरिटी, कुछ पैसे वुमेन डेवलपमेंट के लिए, तो डिसीजंस कौन लेता है? नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती हैं, बट स्टिल वी नो दैट हमारे इकोनॉमी में कुछ जो है कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकारी गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट है कुछ नॉन गवर्नमेंट है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं दोनों। तो हमारा क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे पब्लिक फोर्सेस या गवर्नमेंट की जो है इंस्टीट्यूशन उनका भी एक फोर्स है और जो प्राइवेट है उनका भी एक फोर्स है, इसलिए हम लोग का क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बट ये जो मार्केट इकोनॉमी है ना, ये जैसे यूएस गवर्नमेंट मैंने बताई, यूएस में वहां पे क्या है, वहां पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है। वहां पे मार्केट फोर्सेस विल डिफाइन कि कौन सा प्रोडक्शन होना चाहिए कौन सा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये एक मार्केट है, ये मार्केट अपने आप एक अपना प्राइस डिसीजन ले लेगा। चलो मैं इसको ये हटाती हूँ फिर दिखाती हूँ। एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है ना, इसको जब जाते हैं अंदर में तो बहुत कुछ आ जाता है। ये जो फ्री मार्केट है वो क्या कर रहा है, फ्री मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, फ्री मार्केट में अपने जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स अपना सामान खरीद रहे हैं, दाम गिर रहा है, दाम गिर रहा है, उसके हिसाब से वो अपना सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। मतलब कंज्यूमर्स अपने अपने डिमांड शेड्यूल दे रहे हैं, जितना दाम गिरेगा वैसे से खरीदेंगे। अब सप्लायर जो है वो भी अपना सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, अपना सप्लाई करे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस है, इस प्राइस में सप्लायर जो है सप्लाई दे रहे हैं, क्या होता है इस प्राइस में सप्लायर सप्लाई दे रहे हैं, सप्लायर ने और दाम बढ़ाया, मतलब और भी ज्यादा वो सप्लाई दे रहे हैं क्योंकि दाम बढ़ रहा है, मार्केट में दाम बढ़ रहा है, लोग खरीद रहे हैं तो दाम बढ़ रहा है, सप्लाई वो दिए जा रहे हैं एट अ हायर प्राइस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी भी दाम बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स ने यहाँ पर ऐसा खरीदा, तो यहाँ पर ऐसा करके एक डिमांड कर्व बना है। अब सप्लायर जो है वो अपना दिए जा रहा है प्रोडक्ट, वो दिए जा रहा है मार्केट में, क्योंकि दाम तो यहाँ तक अभी पहुंचना है। जब ये पॉइंट में दाम पहुंच रहा है, इस पॉइंट में जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर QD जो डिमांड कर्व है और QS वो डिमांड मतलब सॉरी हाँ QS, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे ये इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, अब बैलेंस में आ गया, मार्केट जो है ना वो बैलेंस हो जाएगी। जब तक देखो बैलेंस नहीं होगा ना, जब तक कहीं ना कहीं तो बैलेंस, जब ये बैलेंस हुआ तो मार्केट प्राइस ये बन गई, सपोज ये 100 रुपया, दिस इज द मार्केट प्राइस,
ये मार्केट प्राइस सेट हो गए एंड दिस इज द क्वांटिटी में भी ये क्वांटिटी 50 है, ये 100 है प्राइस और ये हो गई क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई 50 और इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया 100। तो ये जो प्राइस सेट हुआ इसका मतलब क्या, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ प्राइस 100। क्वांटिटी कितनी, 50 क्वांटिटी बिक रही है, कंज्यूमर्स ले मैंने मेरे मार्केट में सपोज गाड़ी की कोई गाड़ी ले लो, कोई मॉडल ले लो, एनी मॉडल, मारुति की कोई मॉडल ले लेते हैं, तो टुब्बा की कंपनी है तो उसको ही ले लेते हैं हम लोग। तो वो मारुति का कोई मॉडल ले लेते हैं, वो स्पेसिफिक मॉडल, सपोज एक्स मॉडल, कोई एक मॉडल है, वो स्पेसिफिक मॉडल की एज ऑन दैट डेट, पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर मंथ, 50 कंज्यूमर्स, 50 कंज्यूमर्स और 50 क्वांटिटी इज बीइंग डिमांडेड एट अ प्राइस ऑफ ₹100। वो 100 नहीं हो सकता, एनी प्राइस, मैं 100 ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये प्राइस एकदम रेडी है एंड 50 सेलर्स सेलिंग के लिए भी रेडी है, मतलब 50 क्वांटिटी रेडी है सेलर के लिए, ये इक्विलिब्रियम एकदम बैलेंस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट फोर्सेस डिफाइन करेंगी कि रिसोर्सेज, अब कंपनी जो है, कंपनी सोचेगी कि चलो 50 क्वांटिटी तो बिकने के लिए रेडी है, इस प्राइस में 100 रुपए करके बिकेगी। तो अब सप्लायर हो सकता है कि सप्लाई दे रहे हैं, कुछ सप्लायर यहाँ पर हैं वो बेच रहे हैं। अब यहाँ पर हो सकता है सप्लाई बढ़ गई, किसी कारण से सप्लाई बढ़े जा रही है, हो सकता है देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि सप्लाई ज्यादा हो गई। तो सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगी ना तो वो ऐसे एक नया कर्व बना लेगी, ऐसा हो सकता है। सप्लाई ज्यादा होने से क्या, नॉर्मल सी बात है, प्राइस जो है ना कमना पड़ेगा। ये देखो एक नया एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यहाँ पर देखो सप्लाई जब ज्यादा हो जा रही है तो क्या हो गया, प्राइस घट जाएगी जब हमारी सप्लाई ज्यादा होगी। डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट, कॉन्सेप्ट समझिए। पहले क्या था, एक इक्विलिब्रियम था, इस पॉइंट में जब ये इक्विलिब्रियम था, प्राइस कितनी थी, 100 थी, क्वांटिटी डिमांड थी 50, या क्वांटिटी जो टोटल क्वांटिटी की बात कर रही हूँ 50, तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड वाज 50 एंड प्राइस वाज 100। बट क्या हुआ, सप्लायर बढ़ गए, तो सप्लायर बढ़ गए, जिसके सप्लाई बढ़ गई, इसका मतलब मार्केट में सप्लाई कितनी हो गई, 60। ठीक है, अब 60 जब आ गई तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस पॉइंट में आप कनेक्ट करो तो प्राइस घट गई, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है तो प्राइस तो घट गई। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम सेट हो गया आपका वो इधर। बट हाँ, अब ये एक और चीज है, ये डिपेंड करता है आपका क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। देखो मैं इसको कर्व में नहीं, अभी अब जस्ट बेसिक चीज समझो। सपोज डिमांड और सप्लाई बरोबर है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू सप्लाई इज नॉट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक बेसिक चीज समझो, जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, क्या हो गई, सप्लाई शॉर्ट हो गई, प्राइस को क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, एक ही बात है, प्राइस बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड लेस देन सप्लाई, कोई भी सिचुएशन आप ले लो, डिमांड लेस देन सप्लाई, सॉरी यहाँ डिमांड ग्रेटर देन था, ये वाला सॉरी ये वाला मैंने गलत लिखा, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यहाँ पे प्राइस बढ़ी, हाँ ठीक है, डिमांड लेस देन सप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, प्राइस गिरेगी। ठीक है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होगी, गिरेगी। ये थ्योरी जो है ये आप लोग जनरल एक याद रखो कि सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, कभी डिमांड ऊपर हो जाएगी, कभी, ये मैं बात दोबारा भी समझाऊंगी, ये ऐसा नहीं कि आज ही समझा रही हूँ, ये दोबारा और एक बार समझाऊंगी मैं। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमी की बात करी थी मैं, तो इकोनॉमी में डिसीजंस लिए जाते हैं। डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं, हमारे पूरे इकोनॉमी की बात कर रही हूँ मैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी की बात ले लो या एक फर्म कहीं पर भी, तो मैं यहाँ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज हैं विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, दिस आर अवर रिसोर्सेज, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब ये रिसोर्सेस को कैसे लगाना है, कौन से सेगमेंट में लगाना है, प्राइवेट में लगाएंगे, पब्लिक में लगाएंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज में लगानी है, ये सब डिसीजन कैसे ले आते हैं,
तो इसमें मैंने पहले बताया मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में कुछ भी गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, पूरी तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम विल डिसाइड। आज इक्विलिब्रियम यहाँ है तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्राइस सेट किए, वो अपना प्रोडक्शन क्वांटिटी सेट कर रहे हैं। अब हो सकता है इक्विलिब्रियम यहाँ सेट हो गया, नया इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ आया, इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, हमारी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई भी हम लोग को यहाँ पर चाहिए, नया इक्विलिब्रियम अगर सेट हो गया, डिमांड इधर आ गई इधर पे, इसका मतलब नए प्रोड्यूसर आ सकते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा चाहिए, तो नया इक्विलिब्रियम इधर सेट हो सकता है। जैसे आप कोविड-19 में देखो क्या हो रहा है, हमारी डिमांड जो वो कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, तो इस सिचुएशन में यहाँ डिमांड कब, नया डिमांड कब फॉर्म हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, वो डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट ऑटोमेटिकली कंपनीज मैंने हॉस्पिटल्स नहीं कन्वर्ट करिए सब चीजों को, तो यहाँ पर हो गया। अभी हो गया एक है कमांड इकोनॉमी, दूसरी इकोनॉमी जो है वो कमांड इकोनॉमी है, जैसे रशिया में थी और क्यूबा में भी है कमांड इकोनॉमी। एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि कौन से सेगमेंट में रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है पूरी कंट्री के लिए, एवरीथिंग इज सेंट्रली प्लान्ड, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसको बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। ओके, देन लास्ट वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी जो कंट्री की है, इंडियन इकोनॉमी, वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीजें पब्लिक या गवर्नमेंट की बोल सकते हो, कुछ चीजें गवर्नमेंट की है, कुछ चीजें प्राइवेटली है। तो प्राइवेट में जैसे मैंने बताया कि कोविड का ये सिचुएशन है, ऑटोमेटिकली मैंने देखा आईटीसी एंड बहुत सारी कंपनीज ने अपने होटल्स वगैरह को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर लिया, तो वो क्या किए, वहां पे डिसीजन प्राइवेट लोग ने लिया, प्राइवेट प्लेयर्स टेकन द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द मार्केट, और सरकार गवर्नमेंट भी डिसीजन ले रही है, तो पब्लिक भी डिसीजन ले रही है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट both are working according to their own manner and resources are being utilized। तो हमारी कंट्री एकदम बेस्ट एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये तीन तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया? हाँ हाँ yeah। अब इसके आगे बढ़ू मैं। हाँ। अब देखो एक है एक कर्व जो है जिसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है पीपीसी कर्व भी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व है, ठीक है, वो क्या बताता है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर एंड यू हैव एनी वन रिसोर्सेज, आपके पास कोई भी एक रिसोर्सेज है जो कि फिक्स्ड है फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब उस रिसोर्सेज से दो सामान बन सकता है। लेट्स से मेरे पास 1 टन कॉटन है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो मैं दे सकती हूँ, बिकॉज मैं एक प्रोड्यूसर तो हूं नहीं। 1 टन कॉटन है मेरे पास, with this cotton I can produce 2 types of goods, let's say साड़ी and salwar kameez, these 2 goods we can produce with this 1 ton cotton। तो साड़ी की क्वांटिटी 50 एंड सलवार की क्वांटिटी 50, ये मैं नॉर्मली प्रोड्यूस कर सकती हूँ। रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, और ये एक रिसोर्सेज से 2 तरह के गुड्स बना सकते हैं। इसमें और एक असम्पशन है कि प्रोड्यूसिंग वन गुड इज मोर फेवरेबल देन द अदर, मतलब मैं भी ले सकती हूँ कि साड़ी का प्रोडक्शन करना इज मोर फेवरेबल देन सलवार कमीज, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं मुझे लग रहा है दुर्गा पूजा आ रहा है, चलो साड़ी की क्वांटिटी ज्यादा बढ़नी चाहिए, तो मैं इसको बढ़ाती हूँ, इसको मैंने क्या किया 60 कर दिया। तो सीधी सी बात है, सलवार का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ रिसोर्सेज लेकर मैं क्या करूंगी, इस तरफ में शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे। अब अगर मैंने इसको 70 कर दिया, ये हो गई आपकी 30, ये हो गई 80, तो ये हो गई 20, इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम पीपीसी शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल मतलब कोई भी चीज जब हम चार्ट में दिखाते हैं ना, डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट प्राइसेस में, जैसे डिमांड शेड्यूल, तो डिफरेंट प्राइसेस में क्या क्या क्वांटिटी डिमांड है, उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो ये पीपीसी शेड्यूल हो गया, बिकॉज डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में दिखा रही हूँ एक शेड्यूल में। जब मैं टेबल में दिखाती हूँ तो वो शेड्यूल हो जाता है, और इसी चीज को जब मैं कर्व में दिखाऊंगी कि एक रिसोर्सेस से मैं कितना सामान बना पा रही हूँ, इसको जब मैं कर्व में प्लॉटिंग करूंगी, तो चलो इसको लेती हूँ मैं साड़ी, और इसको लेती हूँ मैं सलवार, ठीक है। तो चलो इसको लेते हैं 20, 30, 40,
50 ऐसे लिया हमने, 60 70 ऐसे। तो यहाँ पर भी लेते हैं वैसे 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे हम ले लें, ठीक है। फिर उसकी प्लॉटिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 50-50 का कॉम्बिनेशन तो पहले ही दिया है, इसका मतलब ये 50 और ये 50, तो ये एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है मेरा, 60-40 का। तो ये 60 है, ये 40 है, सॉरी ये 60 हुआ, ये 40 होगा, इधर आएगा, सॉरी 60 है और ये 40 है, ऐसा है। ये 70 हुआ, ये 30 हो रहा है, ऐसा आ रहा है, और ये 80 और ये 20 ऐसे आ रहा है। ये मैंने प्लॉटिंग की। अब इसको जब आप कर्व में बनाओगे तो वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगा, ऐसे इसी तरह का बनेगा ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का बेसिक मतलब यही है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होना मतलब इनवर्स रिलेशन है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ऐसी बात है। यहाँ पे तो दिख ही रहा है ना, जब साड़ी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 80 जब आप कर रहे हो तो ये 20 हो जा रही है इसकी मात्रा सलवार की। जब ये 70 था तो ये 30 हुआ, ये 60 है तो ये 40 है, इस तरीके से ना, 50 है तो 50 है, तो इस तरीके से हो रहा है। चलो इस तरीके से, तो ये पीपीसी कर्व है, दिस इज अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं एक बार बता दे रही हूँ, आई एम अगेन रिवाइजिंग वंस मोर। Production possibility curve is a curve that a producer can use in order to understand the different combination of two goods that can be produced with a given amount of resources. Resources एक है, उस एक resources से अगर वो दो तरह का प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब उसमें से वो अपने ये पीपीसी कर्व बना लिया, ये पीपीसी कर्व बना लिया। अब ये पीपीसी कर्व में एक चीज आप लोग को जाननी है कि जो भी पॉइंट आप ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट इन द पीपीसी विल शो यू दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब आप कोई भी पॉइंट लोगे ना तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही देगा, दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट। फाइन। अब देखो पीपी से बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। बाहर तभी हो सकता है क्योंकि पीपीसी इटसेल्फ इज ऑप्टिमम और मैक्सिमम, पर पीपी से अगर बाहर जा रहा है तो वो मतलब ग्रोथ हो रहा है, इट रेफर्स ग्रोथ, ठीक है। अब लेकिन पीपीसी से अंदर होना इज वेरी इजी, अंदर तो हो ही सकता है ना। अंदर अगर कोई कर्व है, इट रिप्रेजेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन, इसका मतलब है ये अंडर यूटिलाइजेशन है, प्रोडक्ट जो है ना, मतलब रिसोर्सेज मेरी प्रॉपरली यूज नहीं हुई है, ठीक है। समझ में आया। Till now, is this clear to you, all of you? Yes, clear. Okay. So let me just brief you about today's, जो भी आज हमने today's class, आज जो हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्म्स, ये सारी चीजें हम समझे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, राइट, ये सारी चीजें हम पढ़े हैं। In the next class we will be doing with demand supply. Demand and supply बहुत बड़ा चैप्टर है,